बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे या ओपन बैलेटिंग होगी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे हैं, लिहाजा ये इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। अदालत ने अपनी राय में कहा है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, जबकि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन से ताउन की पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218(3) के तहत जो है वो करप्शन रोकने के तमाम इकदाम करे। इस अहम रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये राय 1-4 की तनासुब से दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि अभी अदालत ने मुख्तसर फैसला जारी किया है और तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि सीक्रेसी जो है वो कभी भी मुतलक नहीं हो सकती और वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता है। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ जस्टिस की तहरीर करदा राय में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, जबकि बैलेट पेपर का खुफिया होना हतमी नहीं है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का भी एक अहम बयान सामने आया है। उनका कहना था कि ये इलेक्शन कमीशन पर है कि बैलेट पेपर्स पर बार कोड या सीरियल नंबर की तरह का तरीकाकार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये करार दिया गया है कि राजदारी मुतलक और हतमी नहीं है। इंतखाबात खुफिया बैलेट के जरिए होंगे, लेकिन सीक्रेसी खत्म नहीं हो सकती है और इलेक्शन ईसीपी इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122(5) के तहत होंगे। इस तरह के काबिल शनाख्त या ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स शाया करने का पाबंद है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की राय इसका इन्हें पाबंद करती है और अदालत के फैसले को नजरअंदाज करना या इसकी खिलाफ वर्जी तौहीन अदालत और मिसकंडक्ट के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट की अहम राय पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों खुशी का इजहार कर रहे हैं। फैसला आने के बाद हुकूमती रहनुमाओं का कहना था कि अदालत के फैसले से इनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए वोटिंग के अमल को शफाफ बनाने का हुक्म जो है वो दिया गया है और ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट की सेनेट इलेक्शन के हवाले से राय सामने आने के बाद हुकूमती वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और सेनेट इलेक्शन में वोट की शनाख्त के लिए तरीकाकार वज़ा करने की दरख्वास्त की है। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती रहनुमाओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस वाज़े है, जो भी वोट डालेगा वो काबिल शनाख्त होगा, पता चलाया जा सकेगा कि इसने ये वोट किसे डाला है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद करें। नहीं की वो ये थी, इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इकदाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। दूसरी जानिब हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात से कबल इसे हुकूमत की एक बड़ी शिकस्त करार दिया है। अपोजिशन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के जरिए जो सवाल भेजा गया था, जिसका जवाब नफ़ी में मिला है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में भी कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों, बदनीयती पर मबनी रेफरेंसेस और साजिशी ऑर्डिनेंसेस से बहुत बालातर है। अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो कि कोई आरटीएस और डस्का धुंध टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, निहायत अहम मामला है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की राय है क्या, इस पर हकायक है क्या, क्योंकि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी अपनी फतह से इस फैसले को मंसूब कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है अब ये भी जानेंगे और कानूनी राय जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जो है वो इसके ऊपर कानूनी राय देने के लिए अजहर सदीक साहब मौजूद होंगे। उनका अपना एक ख़ास स्टाइल होता है, काफ़ी वो ज़ोर देकर जो है वो चीज़ों को समझाते हैं। तो वो आज हमें जो है वो हम उनसे राय लेने की कोशिश करेंगे कि बताइए कि फैसला
एक्चुअली है किसके हक में, क्योंकि जब हुकूमती नुमाइंदों से बात की जाती है, हुकूमती मौक़िफ़ सामने आता है, तो वो ये कहते हैं जी फैसला तो हमारे हक में आ गया है। लेकिन जब दूसरी तरफ बात करते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि फैसला तो हमारे हक में है। आज़ाद सिद्दीक साहब अब से कुछ ही देर में हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किए कंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कंवर साहब बता दिया है कि इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेटिंग से होंगे, मगर ये भी वाजे कर दिया कि वोट हमेशा के लिए खुफिया रह नहीं सकता है। और हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही इस पर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये क्या किस किस्म की राय है, और फिर अब इसको किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से हमें नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो राय भेजी है या राय का इजहार किया है वो फैसला तो नहीं है, राय है। उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दो राय पे खड़ा हो गया। उसमें सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि या तो फिर इलेक्शन की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी जाए, 3 मार्च की बजाय 5 मार्च कर दें, ताकि जो उन्होंने हाँ ज़ाहिर है कि इसमें तो कल तो ये फैसला, आज फैसला आया है, अभी डिटेल फैसला का इंतजार करना है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो रात गए तक मीटिंग की है DG FIA के साथ, चेयरमैन नादरा के साथ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो बात चल रही है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल ही फैसला करना है कि हमें या पुराने तरीके के मुताबिक इंतखाबात करवाएं सेनेट का, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भिजवा दें कि जनाब आपके हुक्म, आपकी जो राय दी है उस पर हमें तामील करने में ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो ज़ाहिर है फिर मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि डेट एक्सटेंड करना तो एक बहुत बड़ा कानूनी बुहान पैदा हो जाएगा। अच्छा, यानी आप जी क्योंकि कंवर साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है, तो आपको फिर ट्रेसेबल तो बनाना ही पड़ेगा वोट। तो फिर उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि डेट भी एक्सटेंड नहीं हो सकती, तो फिर क्या तरीकाकार होगा? एक दिन रह गया। तरीकाकार ये होगा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़े एमिकेबली, बड़े फ्रेंडली माहौल में ये कहा है कि आप कुछ तरीका इख्तियार कर लें। ये राय दी है ना, चाहिए कर लें। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक कल रेफरेंस भिजवा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब आपने जो राय दी है उस पर अमल दरामद करने में हमें ये टेक्निकली तौर पर हमें दिक्कतें पेश आ रही है। तो हमने डेट भी फिक्स कर दी है, थर्ड पेपर भी हमारे छप चुके हैं, और जो हमारे जो माहिरीन है वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि वक्त की कमी है। तो बहुत सेंसिटिव मसला है, कोई सेनेट का मामला है, बहुत सेंसिटिव है। कोई गलती हो जाए, कोई एरर आ जाए तो बड़ा सारा इलेक्शन जो है वो सबूताज हो जाएगा। इस लिहाज से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जनाब हमें आपकी राय बड़ा मुकद्दम है, लेकिन हमें इस पर कानून साजी भी करनी है, रूल भी तब्दील करनी है, एक्ट भी तब्दील करनी है। तो हम इसलिए इस नतीजे पहुंचे कि फिलहाल इसको अब आइंदा जो इलेक्शन होंगे उस तक हम ले जाते हैं। इतने अरसे में गवर्नमेंट को तरमीम भी कर लेगी, और हमें अब पुराने तरीके के मुताबिक जो हमारा शेड्यूल है, हमें इंतखाब तो हम करवा रहे हैं। उस इजाजत लें, आप हमें इजाजत दें, हम इंतखाब करवा रहे हैं। तो एक रेफरेंस भेज दें, सुप्रीम कोर्ट की भी लाज रह जाएगी, इलेक्शन कमीशन की भी गैर जानदारी की लाज रह जाएगी, और इलेक्शन टाइम पर 3 मार्च को हो जाएगा। यानी कंवर दिलशाद साहब आप ये कह रहे हैं कि ये तरीकाकार जो है वो अपनाया जा सकता है। डेट एक्सटेंड करना तो एक बहुत बड़ा मसला उससे हो सकता है। अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया अजहर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो फैसला हमारे सामने अजहर साहब एक तरह से अगर कहें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला है, क्योंकि इस फैसले पे कोई नाराज ही नहीं है। ऑपोजिशन वाले कहते हैं हमारे हक में, हुकूमत वाले कहते हैं हमारे हक में। अब आप बताइए कि ये क्या फैसला है और है किसके हक में असल में? बहुत शुक्रिया आयशा। बुनियादी तौर पाकिस्तान के नफाज के कॉन्टेक्स्ट में आइन के आर्टिकल 218(3) पर, 220 पर और 222 पर अमल दरामद के हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस फैसले के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, और जहां तक बात है जो वोट पड़ेंगे वो तो सीक्रेट बैलेट से ही पड़ेंगे, लेकिन उसको आइडेंटिफाइबल करना है, और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं, हम बायोमेट्रिक से जाते हैं, थंब लगाते हैं, मैं अपनी मर्जी से कैंडिडेट चूज करता हूँ, बैलेट पेपर निकलता है, बैलेट पेपर डालता हूँ, और वो कंप्यूटर में सारे का सारा डाटा सेव हो जाता है। तो ये जो कहा जा रहा है ना कि ये कोई बहुत, यानी ये कोई आपको कोई जनरल इलेक्शन नहीं कराने हैं। आपके तमाम 3 पंजाब असेंबली के तो वोट पढ़ने ही नहीं है, ये पढ़ने हैं 3 सूबाई असेंबलियों के और नेशनल असेंबली के। ये तकरीबन 1000 के करीब वोट हैं,
बायोमेट्रिक कोई लंबा काम नहीं है, बड़ा छोटा सा इशू है। नादरा के पास डाटा सारा अवेलेबल है, सारे तो रजिस्टर्ड यानी है। आप ये कह रहे हैं कि उनको एक दिन काफी है उसके लिए, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कल के दिन में हो जाएगा। देखिए मैं नहीं समझता इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। बात है अच्छा। हिम्मत की, बात है ठीक है। कि इलेक्शन कमिशन करना चाहे। इलेक्शन करना कमीशन अभी तक पिछले ठीक है। मैं 2013 से इलेक्शन कमीशन के पास चॉइस है। अजहर साहब, अटॉर्नी जनरल का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन काबिल शनाख्त या ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स शाया करने का पाबंद है। ऐसा ना किया तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। चॉइस है इलेक्शन कमीशन के पास। इस स्टेटमेंट के बाद तो लगता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं, उनको करना ही है। देखिए ये भी मैं क्लियर कर दूं कि हमने थोड़ी सी कंफ्यूजन करी है हमारे यहाँ कि ये एक ओपिनियन है। देखिए अच्छा। आइन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, 185 के तहत एपेलेट जुरिसडिक्शन है, 186 के तहत एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। ठीक ये है। जो ओपिनियन है और आर्टिकल 189 इन सब के बाद आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देती है, फैसला देती है, एडवाइस देती है, उस पर पाबंदी है। ये ठीक है, तो फैसला यानी आप सारा अटॉर्नी इलेक्शन जनरल कमीशन साहब के बयान को सेकंड नहीं करते, आप ये कहते हैं कि ये तो एक राय है और तौहीन अदालत जो है वो किसी राय को लेने या ना लेने में नहीं लग सकती, राइट? ना, मैं ये बात नहीं कर रहा। फिर? मैं बड़ा वादे तौर पर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है ये हाँ। बाइंडिंग है। तौहीन अदालत होगी अगर इलेक्शन अच्छा, कमीशन इस पर ठीक अमल है। दरामद नहीं करता, बड़ा हाँ। वादे तौर पर। और ये कोई यानी बड़ा सिंपल सा है। देखिए हाँ। उसके पैरा 4 के अंदर देख लें, 222 के अंदर एक ऑर्डिनेंस जारी कर, यानी इसको अगर नहीं समझ आ रही इलेक्शन कमीशन को तो प्रेसिडेंट को कहे एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे। नहीं ठीक है। तो रूल्स और रेगुलेशन वतन पार्टी का केस बड़ा क्लियर है इस पे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है। सिर्फ ठीक है, आजम साहब ये कामर साहब से मैं इसका बिल्कुल जवाब लेना चाह रही हूँ। कामर साहब, आजम साहब ये कह रहे हैं कि कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, पंजाब का तो पहले ही जो है वो वोट पड़ने हैं नहीं, फैसला हो चुका है। अब यहाँ पर जो है वो किस तरीके से एक दिन के अंदर अंदर किस तरीके से ट्रेसेबल बनाया जा सकता है वोटों को, क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन? आप चूंकि साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त? देखो जी, बात है कि आदिल सदीक साहब का बड़ा नॉलेज है, वो आईनी माहिरीन हैं, उनकी राय पर हम बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास माजी में भी इसी तरह की ओपिनियन आती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी ये टेक्निकल मजबूरियां हैं, तो अब दीदी ताकत हमारे पास है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो है इदारा है, हमारे भी 5 जज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं। तो ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन की अपनी स्वाबियत के ऊपर है, कोई इसको ओपिनियन को बाइंडिंग समझे या ना समझे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर तौहीन नहीं लग सकती, तो वो भी एक आईनी इदारा आजम है। साहब तो कह रहे हैं कि बाइंडिंग है, बिल्कुल लग सकती है। नहीं, बहरहाल ये तारीख जनरल साहब का भी राय ये हो सकती है। तारीख जनरल साहब ने भी जब तलब किया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कि आपने ये कहा कि जी अरबों रुपया लेके लोग बैठे हुए इस्लामाबाद, तो आप हमें सबूत पेश करें, तो अटारी जनरल को जवाब नहीं दे सके, वो अपने घर चले गए। कहते जी आप मुझे सवाल ही नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर भी कोई ऐसी कोई बैंडिंग तो नहीं है कि भी आप सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप ये कल कर दें, तो फिर डेट एक्सटेंड कर दें, इसको ले जाए 15 मार्च तक ले जाए, ना करें तमाम इतने मार्च दे के इलेक्शन ना करवाएं 11 मार्च से पहले। ये भी उनकी मर्जी है इलेक्शन कमीशन, या डेट एक्सटेंड कर दें, ये 5 मार्च कर दें, 6 मार्च कर दें, 7 मार्च कर दें। अच्छा, वो तो उनकी इख्तियारात है इलेक्शन पाकिस्तान, डेट एक्सटेंड कर दें अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। आज़िज़ साहब, ये तरीका कार इख्तियार किया जा सकता है और आपको लगता है कि इसमें कोई आसानी है? मतलब इतना आसान है कि आप 2-3 दिन इसको एक्सटेंड कर लें, अगर आप चाहते हैं कि शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और उसी तरीके से अमल किया जाए उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बाइंडिंग है तो इन्हें अदालत लग सकती है, तो इलेक्शन कमीशन माजूरी जाहिर कर सकता है कि एक दिन बहुत कम है, तो डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन स्केड्यूल जो दिया है कमर दिलशाह साहब जो बात कह रहे हैं, मैं उसको सेकंड करता हूं कि वो इसको बाकायदा एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी जो पोलिंग डेट है, जो वोट डालने की डेट है, उसको 1-2 दिन आगे, 3 दिन आगे एक्सटेंड कर सकती है। और वो डेडलाइन उनके पास है, वो 11 मार्च को जो सेनेट की मियाद है वो खत्म होती है, उसके पास बहुत वक्त है। और इसके लिए जो असर ठीक है, सिर्फ बैलेट पेपर नहीं है, ऐसा समझिएगा बात को। जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि रूल्स या रेगुलेशन बने हैं, या कोई ऑर्डिनेंस के जरिए आना है कि ये आइडेंटिफाइबल कैसे होगा,
यानी काउंटर फाइल कैसे होगा, बार कोड कैसे लगेंगे, इसको नादरा के जरिए अटैच किया जाएगा। और देखिए मैं बताऊं आपको, इसके लिए बैलेट पेपर भी शायद छपवाने की जरूरत ना पड़े। यानी सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये चीजें साथ डाल देंगे, कैंडिडेट सारे सामने आ जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर के अंदर वो एक पेज प्रिंट होकर निकलेगा और उसके ऊपर आप सारे के सारे जो वोट आपने डाले होंगे वो, यानी इसके लिए कोई इतना लंबा इशू नहीं है, बार कोड भी लग जाएंगे उसके ऊपर और वो डाटा सारा सेव भी हो जाएगा और एक टच बटन के साथ डाटा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ आरा अजहर सिद्दीक साहब की और कमर दिलशाद साहब की हमारे सामने है, लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर हम देखें तो बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। अब देखना ये है कि प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसका किस तरीके से हमारे सामने आता है। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट आगे बढ़ाने की दरखास्त करेगा कि हम तो अभी माजूरी जाहिर कर रहे हैं, हमारे पास जो वो इंतजामात मौजूद नहीं है जिस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है उस पर उस तरीके से अमल दरामद करने के लिए, या फिर उसी डेट पर रखते हुए अपने मौजूदा जो वसाइल हैं उसके जरिए इलेक्शन कमीशन जो है ये इलेक्शन करवाता है। बहरहाल बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है कि अब होता क्या है। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लालचंद साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय तो दे दी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जो हैं वो इस राय को अपनी फतह करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात को लेकर के हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दोनों फरीकैन इस सिलसिले में बढ़ चढ़ कर लॉबिंग और जोड़ तोड़ कर रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इंतखाबात 2021 के सिलसिले में मजीद मुतहरक हो गए हैं और उन्होंने आइंदा 3 रोज जो है वो पार्लियामेंट चेंबर में गुजारने का फैसला किया है, जिसमें वज़ीर आज़म अगले 2 रोज पार्लियामेंट हाउस में अरकान से मुलाकातें करेंगे और इनके मसाइल सुने जाएंगे और खदशात भी दूर होंगे। जबकि दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कराची से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां वो सेनेट इलेक्शन तक वहां कयाम करेंगे और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के साथ साथ पीडीएम रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। दूसरी जानिब सेनेट के लिए पीडीएम के इस्लामाबाद की नशिस्त से उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेट इंतखाबात में हिमायत मांगी है। उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है कि 3 मार्च को मेरे किरदार और सियासत को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। आज जो फैसले करेंगे वो हमारे मुस्तकबिल की समत को तय करेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्करा किया जाए तो इस मुकाबले में वो काफी परेशान दिखाई देती है। हर सूबे से सेनेट टिकट को लेकर इख्तलाफात ही नहीं बल्कि पार्टी से खुली बगावत सामने आ रही है। खास तौर पर बात की जाए सिंध की तो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई ना सिर्फ पार्टी के खिलाफ मुतहरिक हुए बल्कि पार्टी कायद पर रिश्वत के इल्जामात तक आयद करते रहे। वहीं खबरें हैं कि मुतादिद अरकान असम्बली पार्टी फैसलों से नाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली करीम बख्श गबूल ने सेनेट इंतखाबात में पैसे देकर टिकट खरीदने वालों को वोट ना देने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि सेनेट इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदा है और मैं ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं दूंगा। सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और उस सेनेट के इलेक्शन में लोगों को जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है, तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के आईन ने ये हक दिया है कि मैं ऐसे लोगों को जो टिकट पैसों पर खरीद कर आते हैं, मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं दूँगा। मैं तहरीक इंसाफ सिंध से मुतादिद अरकान की पार्टी से नाराजगी के इत्तलात के बाद खदशा ये पैदा हो गया है कि पीपल्स पार्टी सिंध से मजीद एक और सीट छीन सकती है। इससे पहले कराची से तहरीक इंसाफ के एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत भी इस्लामाबाद सीट पर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को वोट न देने का ऐलान कर चुके हैं। बलूचिस्तान से भी हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुआविन खुसूसी यार मोहम्मद रिंद भी खुले आम पार्टी के खिलाफ जो है वो बयान दे रहे हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान दूरियां भी बढ़ रही हैं, जो बहरहाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए खतरे का बायस हो सकती हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के सेनेटर शमीमा आफरीदी और एमपी अमजद आफरीदी ने भी अपनी पार्टी को खैरबाद कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। सेनेट इंतखाबात के हवाले से हुकूमत और पीडीएम के दरमियान सबसे बड़ा मुकाबला साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के दरमियान है। जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को मजमूई तौर पर 342 में से
172 वोट दरकार हैं, जबकि सरकारी तौर पर हुकूमत के पास तमाम इत्तेहादियों को शामिल करके 180 वोट हैं, जबकि पीडीएम के पास वोटों की मजमूई तादाद 160 है। यानी पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को जीत के लिए मजमूई तौर पर 11 वोट जो हैं वो दरकार हैं। जोड़ तोड़ और लॉबिंग भरपूर तरीके से इस वक्त जारी है। इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की सूरत में एमक्यूएम को सिंध से 2 सीटें देने की पेशकश की गई थी, जिस पर कोई मस्बत जवाब जो है वो मौसूल नहीं हो सका। लेकिन वहीं ऐसे दावे भी सामने आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के 12 अरकान असम्बली ने आइंदा इलेक्शन में नून लीग का टिकट मिलने पर पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की हामी भरी है, जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून जो मरियम नवाज है वो भी मुतादिद बार दावा कर चुकी हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने अरकान असम्बली भी तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। ऐसे में सवालात खड़े हो रहे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या वाकई यूसुफ रजा गिलानी जो है वो वाज़ेह अक्सरियत ना होते भी सेनेट इंतखाबात में कामयाब हो सकते हैं, या पीडीएम के दावे महज दावे ही साबित होंगे और ओपन बैलेटिंग तो नहीं हो रही जैसा कि हुकूमत चाहती थी। ऐसे में सेनेट इंतखाबात हुकूमत के लिए मुश्किल हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी लालचंद साहब। बहुत शुक्रिया लालचंद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेट के जो इलेक्शन है वो आइन के तहत होंगे या इलेक्शन एक्ट के तहत होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी क्लैरिटी से जवाब दे दिया कि आइन के तहत ही होंगे। सदारती ऑर्डिनेंस तो समझे कि मुस्तरद हो ही गया। तहरीक इंसाफ किस तरीके से लालचंद साहब इसको अपने हक में मान रही है इस फैसले को? जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है वो सदर पाकिस्तान जो इस स्टेट के हेड है और पार्लियामेंट का हिस्सा है, उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल जो है जुरिस्डिक्शन इन्वोक की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके तहत ये एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की अपेक्स कोर्ट है, अगर उसके फैसले को ना मानना ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और जो है नामुनासिब और गैर इखलाकी बात होती है। जब उनका फैसला आ गया है तो हर कोई उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका पैराग्राफ 5 और 6 बड़ा वाज़ेह है। पैराग्राफ 5 में कहते हैं कि सीक्रेसी फाइनल नहीं है। जो अपोजिशन कह रही थी कि ये हमेशा, ये खासतौर पर पीडीएम की, ये नहीं हमेशा के लिए सीक्रेट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये जो है मौक़िफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गया है। नंबर 6 में वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कमीशन को कि उनको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए और उसमें जो अनएथिकल मीन्स यूज होते हैं उनको खत्म करने के लिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और उसको हर सूरत में ट्रांसपेरेंट करे। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जाहिर सी बात है कि कोई मेंब्रान के जो है हेड में कोई चिप तो लगेगी नहीं, वो तो डेफिनेटली बैलेट पेपर से ही कोई यूज होगा, तब उसको जाके आगे ट्रेसेबल होगा। उसका मकसद ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये देख रही होगी। प्रैक्टिकली जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो तमाम चीजें सामने आई हैं, इलेक्शन कमीशन अगर प्रैक्टिकली उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है तो ही पता चलेगा कि जो है वो किसके हक में बात गई है। अगर माजूरी जाहिर कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो इतनी जल्दी में या इतने कम वक्त में उस तरीके से ट्रेसेबल नहीं बना सकते वोट को, तो फिर तो ये आपके हक में नहीं हुआ फैसला। देखिए, आज हुकूमती वफ़द ने मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से और उनको कहा है कि वो जो रिक्वायरमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, उनकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट मदद कर सकती है और ये 2 घंटों में मुकम्मल की जा सकती है। अगर कल दिन में भी जो इलेक्शन कमीशन फैसला देगी तो हमने माशाल्लाह इतनी इस हुकूमत के तहत इतनी चीज़ें डेवलप कर ली हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। हमारे मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भी आज ये ऐलान किया कि हम 2 घंटों में इनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है इलेक्शन कमीशन को सब इदारों को सपोर्ट करनी है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, वो कोई भी फैसला कर सकता है। अगर खुद चाहे इलेक्शन कमीशन के 2 दिन वोटिंग की डेट को एक्सटेंड करना तो उनको कोई नहीं रोक सकता, ये उनके दायरे इख्तियार में होगा। लेकिन उनको करना वही होगा जो जिस तरह से क्वेश्चन कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है अपोजिशन कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एडवाइस है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी बाइंडिंग होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज गिलानी साहब ने खत लिखा है वज़ीर आज़म साहब को और उनसे हिमायत भी मांगी है। मुझे ये बताइएगा कि क्या फैसला किया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने, खत का जवाब दिया जाएगा? देखिए, उस पर तो यकीनी तौर पे फैसला होगा।
उन्होंने लेटर भेजा है, कब मिलेगा इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर को, और कब नहीं मिलेगा। लेकिन उनको खत लिखने से पहले थोड़ा ये ख्याल रखना चाहिए था कि वो जिन पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीडीएम में, जो भी पार्टी जिन्होंने इनको नॉमिनेट किया है और वो खुद भी, ये सब नैबज़दा हैं, इन पे खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी की जिसपे उन्होंने सजा पाई और पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो स्विस बैंक्स में थे वो डूब गए थे। पहले तो उनको खत में ये बताना चाहिए था कि पाकिस्तान की आवाम का इतना पैसा जो स्विट्जरलैंड की बैंक्स में था था और आपके पार्टी चेयरमैन पे उसका इल्जाम था, तो आपने उसको रेजिस्ट क्यों किया और कौम का पैसा क्यों डुबाया, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये बताना चाहिए कि आप क्यों चाहते, जब आपकी अक्सरियत नहीं है तो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और नंबर 3, मेरा सवाल है उनसे, अगर कल आपको 4 वोट ज्यादा मिल जाते हैं तो वो वोटर क्या लोटे नहीं कहलाएंगे, वो क्या बेजमीर नहीं कहलाएंगे? और जो आपके वोट, जो आपके जेन्युइन 160 वोट भी हैं, उनके भी तकद्दुस को पायमाल नहीं करेंगे जब क्या कहलाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं लालचंद साहब जो कि बरमला इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि वोट जो है वो पार्टी को नहीं दिया जाएगा और बड़े लॉजिकल उनके रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल यार मोहम्मद रिंद साहब आप लोगों से नाराज हैं, लियाकत जतोई साहब नाराज है, करीम बख्श गबोल साहब का भी बयान सामने आया और आमिर लियाकत साहब भी ये बयान दे चुके हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा लग रहा है कि जो है वो मुश्किल पेश आने वाली है। जी बिल्कुल आमिर लियाकत साहब ने भी बयान दिया था, उन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर को अश्योर कर दिया है कि वो वोट प्राइम मिनिस्टर के नामिनी को अब्दुल हफीज शेख साहब को देंगे। शकुर शाद ने भी एतराजात उठाए थे, आज अब्दुल शकुर शाद ने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और वो भी वोट उनको ही कर रहे हैं। तो लिहाजा ये कंफ्यूजन फैलाने की बात है। डेफिनेटली ये मैंने कहा कि हमारी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है जिसके मेंबरान अपना वॉइस रेज करते हैं। ये किसी वडेरे, किसी जागीरदार, किसी बादशाह की पार्टी नहीं है कि किसी के आवाज उठाने पे उसका सर कुचल दिया जाए। लेकिन इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि हम अपने मेंबरान को जो है सेटिस्फाई नहीं करेगी पार्टी। डेफिनेटली जिसको कोई एतराज होगा तो पार्टी का फर्ज बनता है कि उनसे बात करे और उनको मुतमिन करने की कोशिश करे। आप देख रही हैं कि कराची से पता चलाएंगे। लालचंद साहब, एक दावा और भी सामने आया है कि आपके 12 अरकान असम्बली जो हैं वो आइंदा इलेक्शन में नून लीग के टिकट की गारंटी पर जो है वो ये वोट देने वाले हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को। तो कुछ पता चला है आपको वो कौन लोग हैं? देखो, ये जो क्लेम है इस पे हंसी आनी चाहिए, क्योंकि जो भी सियासत करता है और ख़ास तौर पे पंजाब में सियासत करता है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को किसी भी सूरत में वोट नहीं देगा। वो अगर वहाँ पे उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, अगर सेकंड प्रायोरिटी होगी तो हो सकता है मुस्लिम लीग हो। नहीं, उनके साथ वादा है ना कि नून लीग का जो टिकट है वो दिया जाएगा उनको। तो मेरी बात सुनिए ना, नहीं क्यों देंगे? वो वोट दे रहे यूसुफ रजा गिलानी को और टिकट देगी नून लीग, ये मुमकिन नहीं है ना। आप देखिए पीपल्स पार्टी तो पंजाब से विथड्रॉ हो गई है, अब वो कह रही है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी। वो उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं है आज पंजाब में। वो पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे मुल्क में 3 सूबों में खत्म हो चुकी है, सिंध के अर्बन सेंटर्स से खत्म हो चुकी है, अब उनका वजूद सिर्फ सिंध के कुछ अजला तक है। तो लिहाजा कोई भी डूबती जो बोट होती है उसमें अपना वजन नहीं डालेगा। तो ये नामुमकिन है कि पंजाब से एक भी मेंबर को वोट करे। कैंडिडेट है ना पीडीएम के। जी आप कह सकती है मुश्तरका कैंडिडेट है, लेकिन है तो पीपल्स पार्टी के। नॉमिनेशन तो आसिफ जरदारी साहब ने किया है उनको, बाकी तो सब सपोर्ट लेके दी है। और ये नवाज लीग के लिए बेहतरीन मौका होगा कि देखिए जब अपना चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की जो मूव हुई थी वो किसने नाकाम बनाई थी? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाकाम नहीं बनाई थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाकाम बनाई थी। अब नवाज लीग उसका बदला लेगी और एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है नवाज लीग में जो किसी भी सूरत में यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं देगा, क्योंकि उनको उन पे शदीद एतराजात हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि अब्दुल हफीज शेख साहब जीत जाएंगे। और इत्तेहादियों की भी बताइए कि जीडीए अरकान और जो एमक्यूएम है उन्होंने यकीन दहानी करा दी है कि वोट जो है वो शेख साहब को ही जाएगा।
देखिए ये गए थे एमक्यूएम के पास, वहाँ पे जाके इनकी मिन्नतें तरले बहुत किए, लेकिन एमक्यूएम ने इनको मेरे ज़ाया के मुताबिक कल मेरे एक प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बाकायदा ऐलान किया था, अभी भी यही इतलात है कि उन्होंने इनकार कर दिया। जीडीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, हम एक साथ इलेक्शंस भी लड़े हैं, अभी सिंध में भी हमने एक साथ इलेक्शन लड़े हैं और मुस्तकबिल में भी यही इम्कानात मौजूद है कि हम इत्तेहादी होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जीडीए के साथ किया है, जो एमक्यूएम के साथ किया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एमक्यूएम का मैंडेट जो है बेसिकली कराची से है और वो हमेशा रोते पीटते रहते हैं कि कराची को सिंध गवर्नमेंट ने तबाह व बर्बाद कर दिया है। कॉन्फिडेंट है कि इत्तेहादी जो है वो आपके साथ है। गलत है, ये क्लेम पूरे सिंध पे होती है। बहुत शुक्रिया लाल चंद साहब, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रुकने कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबर आ रही है पीएसएल से, लेकिन कुछ अच्छी खबर नहीं है। एक ब्रेक के बाद उस पर डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पीएसएल के मद्दाहों के लिए क्रिकेट ग्राउंड से बुरी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर के दरमियान आज खेले जाने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ये मैच मनसूख किया गया है। 6 बजे पीसीबी की जानिब से एक ट्वीट में यह बताया गया कि आज शाम खेले जाने वाले मैच के फरीकैन में से एक फरीक में 2 रोज कबल कोरोना अलामात जाहिर हुई, जिसके बाद खिलाड़ी को बाकी टीम से आइसोलेट कर दिया गया, जबकि इसी टीम के तमाम मेंबरान के टेस्ट मनफी आए हैं। खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद टीमों की दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू की गई। होटल में टीम के खिलाड़ियों की रैपिड कोरोना टेस्टिंग शुरू हुई, तो दूसरी तरफ कराची के नेशनल स्टेडियम में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 7 बजे शुरू होने वाले मैच जो है वो ताखीर से शुरू होने की खबरें आने लगी। पीसीबी ने यह बताया कि जो मैच 7 बजे शुरू होना था वो अब रात 9 बजे होगा। इसी दौरान इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से भी तस्दीक की गई कि उनके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। बताया गया कि खिलाड़ी का टेस्ट इतवार को मस्बत आया था, उसे आइसोलेशन में रखा गया है। खिलाड़ी को पीएसएल में शिरकत के लिए 2 टेस्ट मनफी आना जरूरी है। दूसरी टीमों के टेस्ट भी जल्द ही लिए जाएंगे। अभी खिलाड़ियों के टेस्ट से मुतालिक खबरें जारी थी कि स्टेडियम में मैच मुलतवी होने का ऐलान हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग के ट्विटर अकाउंट से शायकीन को ये इतला दी गई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाने वाला मैच कल दोबारा खेला जाएगा। मैच मुलतवी होने से मुतालिक खबरों ने शायकीन क्रिकेट में तशवीश की लहर पैदा कर दी है और पीएसएल सीजन 6 भी खटाई में पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। गुज़श्ता साल खेली जाने वाली पीएसएल कोरोना के फैलाव की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। इस पेशरफ्त ने भी अहम सवालात को जन्म दिया है कि आखिर बायो सिक्योर बबल में भी खिलाड़ियों को कोरोना कैसे हो गया, किस तरीके से वो कोरोना का जो शिकार हैं वो हो जाते हैं, और ये गफलत या लापरवाही जो बरती गई है उसका असल जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बल्कि इस गफलत या लापरवाही की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरा इवेंट जो है उसके सर पर ये खतरा मंडला रहा है कि शायद उसको जो है वो पिछली दफ़ा की तरह बिल्कुल बंद ना करना पड़ जाए या मनसूख ना करना पड़ जाए। ये एक वाकई लम्हा फिक्रिया, ख़ास तौर पर जो क्रिकेट फैंस हैं, जो पीएसएल फैंस हैं, उनके लिए तो यकीनन इस हवाले से कोई जो ज़बरदस्त किस्म के इक़दामात हैं खिलाड़ियों को महफूज बनाने के लिए और कोरोना से बचने के लिए वो होने चाहिए, ताकि इस इवेंट को जो है वो कम से कम महफूज बनाया जा सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।